स्टार्ट किया था कमल सर ने कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में एक प्रोसेस होती है डिजिटलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिजिटलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दो टर्म्स होते हैं, एक होता है लोडिंग डोज, एक होता है मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज को हम लोग डिजिटलाइजेशन डोज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉन टॉक्सिक डोज होता है, ठीक है। इस मेंटेनेंस डोज हमने बात करी कि डिस्टिलेशन क्या होता है कि हम लोग अगर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को एडमिनिस्टर कराएंगे तो वो डिस्टिलेशन बोलेंगे। दो टर्म यूज़ होते हैं, एक लोडिंग ड्रग जिसे डिस्टिलेशन ड्रग भी बोलते हैं और दूसरा होता है मेंटेनेंस। लोडिंग का नाम से पता चल रहा है कि लोडिंग में क्या होगा, मैक्सिमम डोज देंगे लेकिन ये नॉन टॉक्सिक होगा, ठीक है। दूसरा मेंटेनेंस डोज देते हैं, मेंटेनेंस नाम से पता चल रहा है कि स्मॉल डिवाइडिंग डोज देंगे जो कि मेंटेन करेंगे थेरेपेटिक इफेक्ट को। देन लोडिंग डोज क्या होता है? इनिशियल लार्ज नॉन टॉक्सिक डोज जो कि देते हैं हम लोग टू प्रोड्यूस डिजायरेबल थेरेपेटिक रिस्पॉन्स एंड इट इज़ मेंटेन बाय गिविंग स्मॉल डिवाइडेड डोज जिनको बोलते हैं मेंटेनेंस डोज, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिजिटलाइजेशन में आता है सबसे पहले स्लो, रैपिड एंड इंटेंस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्लो की। स्लो डिजिटलाइजेशन में क्या होता है? द लोडिंग डोज इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर गिवन इन 10 आवर इंटरवल, ठीक है। मतलब 10 आवर के इंटरवल के बीच में 5 हम लोग इक्वल पार्ट्स देंगे, इसे स्लो डिजिटलाइजेशन बोलेंगे। ये हम लोग कब करते हैं? जब माइल्ड हार्ट फेलियर हमें देखने के लिए मिलती है कंडीशन। देन बात करते हैं रैपिड डिजिटलाइजेशन की। इसमें टोटल लोडिंग डोज जो होता है वो डिवाइड होता है 3 इक्वल पार्ट्स में और ये पार्ट जो होते हैं वो 6 आवर इंटरवल में देते हैं हम लोग। ये हम लोग देते हैं मॉडरेटली सीवियर हार्ट फेलियर में, ठीक है। ये माइल्ड में था, ये मॉडरेट में है। इंटेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हाफ ऑफ द लोडिंग डोज जो होते हैं हम लोग देते हैं 0 आवर पे एंड रिमेनिंग डोज जो होते हैं वो देते हैं 1/4 एट 6 आवर एंड 1/8 एट 8 आवर, ठीक है। अब एंटी रिदमिक की बात, ड्रग की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये ड्रग जो होते हैं यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक रिदमा, ठीक है। कार्डियक रिदमा के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं एंटी अरिदमिक ड्रग्स। क्लासिफिकेशन की बात करें सबसे पहले आती है क्लास 1। इसमें क्लास 1 एंटी अरिदमिक ड्रग की बात करें, इनको हम लोग सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम चैनल ब्लॉकर बोलेंगे इनको। ये ड्रग जो होते हैं वो डिप्रेस कर देते हैं फेज 0 ऑफ एक्शन पोटेंशियल। देन 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट ए एग्जाम्पल है इसका क्यूनिडीन और प्रोकेनामाइड। फिर आता है आई बी जिसमें आता है लिडोकेन और फेनेटोइन। देन आई सी जिसमें आता है एनकेनाइड एंड फ्लेकेनाइड। फ्लेकेनाइड याद रखना, इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स की। इसको हम लोग बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर बोलते हैं। पहले वाले को सोडियम ब्लॉकर बोल रहे थे, इसमें बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर बोलेंगे इसको, ठीक है। ये मेनली ब्लॉक कर देते हैं बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को जो प्रेजेंट होते हैं हार्ट में और इसको स्लो कार्डियक स्टिमुलेशन भी कराता है ये। तो इसका एग्जाम्पल है प्रोपोनोलोल, एस्मोलोल और एटिनोलोल। फिर क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग्स आते हैं। इसमें क्या होता है, इनको हम लोग पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी बोलते हैं। सबसे पहले था सोडियम चैनल ब्लॉकर, फिर था बीटा एड्रेनर्जिक, फिर था पोटेशियम, ठीक है। ये ब्लॉक कर देते हैं आउटफ्लो ऑफ सोडियम को, प्रोलॉन्ग कर देते हैं फेज 1 को ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इसके एग्जाम्पल है ब्रिटाइलियम और एमिडोरोन, ठीक है। देन आता है क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग। ये क्या होते हैं, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी बोलते हैं इनको। ये ब्लॉक कर देते हैं एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन और डिप्रेस कर देते हैं फेज 2 ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वेरापामिल, डिल्टियाजेम, निफेडिपिन, अमीलोडिपिन, ठीक है। निफेडिपिन जो होता है यूज इन ह्यूमन वेरी ऑफन, ठीक है। देन हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक एरिथमिया की इन डोमेस्टिक एनिमल। ये स्टडी करना है टाइप ऑफ एरिथमिया बाय योरसेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले आता है कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे कार्डियक एरिथमिया की, ठीक है। एरिथमिया की टाइप पढ़नी है, एंटी एरिथमिया हमने पढ़ लिया, ठीक है। एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन इसको बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एट्रियल फ्लटर, जैसे इसे फिब्रिलेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड रैपिड एरिथमिया होता है, ठीक है। सबसे पहले एट्रियल फ्लटर की बात करें, इसमें कोऑर्डिनेटेड रैपिड एरिथमिया होता है, ठीक है। फिब्रिलेशन में रैपिड एरिथमिया बट अनकोऑर्डिनेटेड, ठीक है। देखो अगर कोऑर्डिनेटेड होगा तो उसे एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन किसको बोलेंगे, जब अनकोऑर्डिनेटेड होगा। दोनों में रैपिड है लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड है एक अनकोऑर्डिनेटेड है, ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होंगे। देन बात करते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल क्या है, प्रोपेनोलोल, डिल्टियाजेम, वेरापामिल, ठीक है। ये ड्रग्स जो होते हैं आर ऑल्सो यूज इन केस ऑफ सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है, याद रखना ये चीज़। वेंट्रिकुलर एरिथमिया की बात करें या फिर इसमें क्या होता है प्रोकेनामाइड एंड लिडोकेन जो होते हैं वो यूज़ होते हैं लोकल एनेस्थेटिक ऑल्सो, ठीक है। देन हम बात करें कार्डियोवेंशन की। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, हाई वोल्टेज करंट अप्लाई करते हैं डायरेक्टली हम लोग चेस्ट पे एट द लेवल ऑफ हार्ट फॉर ब्रीफ ड्यूरेशन टू रिस्टोर द नॉर्मल साइनेसेस, ठीक है। देन एवी ब्लॉक जो होता है, इन एवी ब्लॉक हम लोग यूज़ करते हैं एट्रोपिन जो इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की बात करें तो यूज़ करते हैं हम लोग, नाम से पता चल रहा है एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब जब हाइपरटेंशन हो जाएगी तो उसको रोकने के लिए हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को यूज़ करेंगे। इंक्रीज कर देता है ये एट्रियल ब्लड प्रेशर को इन डायस्टोलिक मेनली बट ऑल्सो इन सिस्टोलिक, ठीक है।
हाइपरटेंशन जो होती है दो तरीके की होती है, प्राइमरी बीपी एंड दूसरी होती है सेकेंडरी बीपी, ठीक है। प्राइमरी में जो होता है अननोन कॉज होता है, मतलब कॉज पता नहीं होता। सेकेंडरी जो होती है उसमें कॉज पता होता है, ठीक है। अननोन कॉज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि 95% ह्यूमन्स पेशेंट जो होते हैं बिलोंग करते हैं इस कैटेगरीज में। इसमें आइडियोपैथिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अनदर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें होता है सिस्टमिक हाइपरटेंशन जो मेन होता है, कॉमन होता है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो डिफेक्ट हो जाता है वेस्कुलेचर्स में तब होता है। हाइपरटेंशन जो होता है इंक्रीज इन एट्रियल बीपी, उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। देन प्राइमरी हाइपरटेंशन जैसे आइडियोपैथिक बोल रहे थे, इसका हमें कॉज नहीं पता था, ठीक है। और सेकेंडरी वाला जो था उसमें कॉज हमें पता था, एनी डिजीज लाइक रीनल, हार्मोनल इम्बैलेंस, ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम अल्टरेशन, डिफेक्टिव कार्डियक फंक्शन, इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। सिस्टमिक की बात करें, इन दिस एलिवेटेड बीपी जो होता है पेरीफेरल एंड सिस्टमिक ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बीपी जो होता है वो एलिवेटेड हो सकता है पेरिफेरल और सिस्टमिक ब्लड वेसल्स में, उससे सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो सकती है। पल्मोनरी की बात करें इसमें एलिवेटेड बीपी होगा वेस्कुलेचर में। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि नॉट अ टाइप ऑफ मतलब इसका टाइप नहीं है, लेकिन व्हेन फॉर मैनी डेज प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन लीड टू मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है, समझ गए। देन बात करें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, इसमें क्या होता है ड्रग यूज़ करते हैं हम लोग कब, जब हम लोग को रिड्यूस करना होता है बीपी इन सिस्टमिक हाइपरटेंशन, ठीक है। सिस्टमिक हाइपरटेंशन होती है वेरी कॉमन होती है डॉग्स में एंड कैट में ड्यू टू क्रोनिक रीनल फेलियर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। पैट शॉ फूड स्लोली डैमेज कर देते हैं किडनी बाई इंक्रीजिंग द बीपी, ठीक है, याद रखना ये चीज़। क्रोनिक हाइपरटेंशन की बात करें स्लोली डैमेज कर देता है टिश्यू को, CHF क्रोनिक हार्ट फेलियर लीड करता है, ठीक है। क्रोनिक हाइपरटेंशन जो होती है वो लीड करती है वैरायटी ऑफ टिश्यू डैमेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर CHF, रीनल डैमेज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड ऑक्यूलर, मतलब आई ऑक्यूलर चेंजेस, ठीक है। इसमें क्या आई वट एवर क्या लिखा आई डोंट नो, इन डॉग कैट टू चेक बीपी, ठीक है। जब बीपी चेक करते हैं इफ़ यू कैन क्या लिखा है मेजर बीपी ड्यू टू क्रोनिक हाइपरटेंशन डैमेज स्मॉल ब्लड वेसल। देन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। सबसे पहले आता है वेसोडाइलेटर, ठीक है। वेसोडाइलेटर जो होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं ब्लड प्रेशर को बाय डिलेशन करके ब्लड वेसल्स का, ठीक है। फिर दूसरा आता है एड्रेनर्जिक, फिर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक का, फिर तीसरा आता है डायूरेटिक्स हो गया। वेसोडाइलेटर दो तरीके के होते हैं, एक आर्टरी पे एक्ट करेंगे, एक करेंगे वीन पे। वेसोडाइलेटर जो होते हैं वो डायलेशन करा देते हैं आर्टरीज। देन बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की। इसमें क्या होता है कि मिनोसिडिल डाइजोसाइड हाइड्रलजीन, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट एक्टिंग के। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करें वेरापामिल हो गया, डिल्टियाजेम हो गया, निफेडिपिन हो गया, अमीलोडिपिन हो गया। अब पोटेशियम चैनल ओपनर, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, स्टार लगा इस पर। इसमें आते हैं पेनेसिडिल और क्रोमोकैलिन, ठीक है। अब वेसोडाइलेटर विच कॉज डायलेशन ऑफ आर्टरी एंड एज वेल एज वीन, ठीक है। अब अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर प्राजोसिन, टेराजोसिन, ठीक है, ये आ गया। देन अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, उसमें लेबेटालोल आ गया और कार्वेंडिलोल आ गया। देन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, ACE इनिबिटर आ गया, तो उसमें कैप्टोप्रिल और एनाप्रिल, ठीक है। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आ गए, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन आ गया, आइसोरबाइड आ गया। जब ह्यूमंस में इमरजेंसी होती है ना तब ये देते हैं, कैप्ट बिलो द टंग, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। देन आइनो डायलेटर जो होते हैं वो एनहेंस कर देते हैं मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एज वेल एज प्रोड्यूस कर देते हैं पेरिफेरल वेसोडाइलेशन, ठीक है। पिमोबेंडन, लेवोसिमेडन, ये होते हैं। डायरेटिक्स की बात करें तो उसमें फ्लोरोसमाइड आ गया, क्लोरथायाजाइड आ गया, कैलोरथायाडोल, ठीक है। देन हम बात करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी की। इसमें क्या होता है, किस किस में देती है, डिहाइड्रेशन, बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट क्यों देते हैं। देखो फ्लूइड थेरेपी हम लोग कब कब दे सकते हैं, या तो डिहाइड्रेशन हो गया, फिर बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट, फिर एसिडोसिस, या फिर एल्कलोसिस हो गया, नॉर्मल फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन के लिए दे दिया। इंडिकेशन क्या होती है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, करेक्शन ऑफ एसिडोसिस, स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। देन कैटेगरी ऑफ फ्लूइड की बात करें, सबसे पहले आता है क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, फिर कोलॉइड सॉल्यूशन, ब्लड रिप्लेसमेंट फ्लूइड, न्यूट्रिशनल फ्लूइड, ठीक है। क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन हो गया, कोलॉइड सॉल्यूशन हो गया। ब्लड रिप्लेसमेंट फ्लूइड के लिए हम लोग होल ब्लड यूज़ कर सकते हैं, ब्लड कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, RBC सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल फ्लूइड की बात करें तो उसमें अमीनो एसिड फॉर फैट इमल्शन ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिविजुअली। क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन क्या होते हैं, दे आर द सोडियम बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं विद और विदाउट द ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। सोडियम बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं विद और विदाउट द वाटर, उसको बोलेंगे क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। दे आर हाई इन सोडियम आयंस एंड लो इन पोटेशियम आयन, ठीक है। सो ये क्या कर देते हैं कि जब ECF होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फूड, उसमें चेंजेस ला देते हैं, ठीक है। देन क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन जो होता है बैलेंस कर देते हैं वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और एनर्जी को। क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन जो होते हैं वाइडली यूज़ करते हैं थेरेपेटिक्स में बिकॉज दे आर वेरी इफेक्टिव बोथ एज रिप्लेसमेंट फ्लूइड एंड मेंटेनेंस फ्लूइड, ठीक है। अब टाइप ऑफ क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले आता है मेंटेनेंस फ्लूइड, मेंटेन करता है नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी, मेंटेन करता है, ठीक है। व्हेन एनिमल जब अनेबल होते हैं कोई ईट करने के लिए, खाना या फिर पानी पीने के लिए, तो इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है फ्लूइड बैलेंस में, तो फिर इसके लॉस हो जाता है फ्लूइड का थ्रू फीसिस, यूरिन और स्किन लॉस, तब हम लोग ये देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट याद रखना, डेक्स्ट्राज सोल्यूशन जिसे हम लोग DNS भी बोलते हैं, ठीक है। D5 अगर लिखा है तो 5%, 10 to 10%, 25 to 25 एंड 50, ठीक है, जो लिखा है। फिर आता है
अब देखो दो कंडीशंस हो सकती हैं, तो हाइपरनेट्रीमिया हो गया, इसमें हाई सोडियम हो गया, तो हम लोग कौन सा देंगे, D5 देते हैं, मतलब 55% कंसनट्रेशन वाला। हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो हम लोग 10, 25 50 दे सकते हैं, ठीक है। व्हेन यू डोंट नो ऑल स्टार्ट विद लेस डोज, ठीक है। कीटोसिस में हमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने के लिए मिलता है। डोज रेट 400 से 800 ml टोटल डोज, ठीक है। रिप्लेसमेंट की बात करें तो इसे आइसोटोनिक सोल्यूशन इन नेचर, ठीक है। सोडियम बेस्ड फ्लूइड ये भी होगा, इसका कॉम्पोजिशन सिमिलर होता है प्लाज्मा से। मस्ट हैव सेम ऑस्मोलैरिटी, मतलब ब्लड के जैसे सेम होना चाहिए, अराउंड 90, ठीक है। रिप्लेसमेंट फ्लूइड जो होते हैं यूज़ करते हैं हम लोग कब, जब वॉमिशन, डायरिया या फिर डिहाइड्रेशन का केस होता है। अब टाइप्स क्या है, सबसे पहले आता है नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन में क्या होता है कि ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल सलाइन बोलते हैं। इसमें क्या होता है 0.9% NaCl इन वाटर होता है। डोज क्या होता है 40 to 50 देते हैं पर kg बॉडी वेट, ठीक है। रिंगर सॉल्यूशन की बात करें, इसमें क्या होता है कि कंपोजिशन होती है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन, इसका भी 40 to 50 होता है पर kg बॉडी वेट, ठीक है। लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसमें क्या है कि कंपोजिशन होती है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट बेस्ड सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है। सोडियम लैक्टेट बेस्ड सॉल्यूशन होता है। लैक्टेट जो होता है वो प्रिकर्सर होता है बाइकार्बोनेट आयन का, याद रखना ये चीज़, ठीक है। लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन जो होता है गिवन टू द ऑल टाइप ऑफ द शॉक एक्सेप्ट कार्डियोजेनिक शॉक के अलावा कोई भी शॉक हो तो हम लोग लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन दे देंगे। इसमें सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। लैक्टेट प्रेजेंट होता है जो कि प्रीकर्सर होता है बाइकार्बोनेट आयंस का, ठीक है। व्हेन कैल्शियम इंजेक्शन गिवन इट इज गिवन अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। टिप ऑफ इंजेक्शन जो होती है टुवर्ड द हेड होगी इन जुगुलर वीन, ठीक है। देन कार्डियक एरिथमिया में क्या होता है कि दिस सॉल्यूशन ऑलरेडी हैज़ कैल्शियम, ठीक है, इसलिए नहीं देते इसको क्योंकि और कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी बढ़ा देगा। देन गिवन इन हाइपोकैल्सीमिया स्लो IV देंगे, ठीक है। गिवन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हम लोग बात कर रहे हैं लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन की। देन कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड की बात करें तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले रिप्लेसमेंट फ्लूइड L बोलेंगे, ठीक है, इसको परसेंट डिहाइड्रेशन इनटू बॉडी वेट, ठीक है। अगर 500 kg इसका बॉडी वेट है और परसेंट कितना है 4%, ठीक है, तो 500 × 4 करेंगे, ठीक है। 20 लीटर हो गया, डन, समझ आ गया। अब 4% था ना तो परसेंट के लिए नीचे 100 लगाएं तो आपको कन्फ्यूजन ना, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। रिप्लेसमेंट फ्लूइड कितना आ गया 4/100 × 500 20 लीटर, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज डिहाइड्रेशन एंड मेजर द डिहाइड्रेशन, मेजर ऑफ डिहाइड्रेशन परसेंटेज। इफ़ इट इज़ 4% और लेस, अगर 4% और लेस है देन इलास्टिसिटी ऑफ स्किन जो होगी नॉर्मल होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट होगी, टंग मॉइस्ट होगी, बट एनिमल थर्स्टी होगा, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, थर्स्टी होगा। इफ़ डिहाइड्रेशन जो होगी वो अगर 4 से 6% के बीच में तो लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी स्लाइटली ड्राई होगी, टंग जो होगी मॉइस्ट होगी, इसमें स्किन पिंच टेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। डिहाइड्रेशन अगर 7 to 8% है देन मोर लॉस होता है स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन जो ड्राई होगी, टंग ड्राई होगी, और ये चीज़ देखो शंकन आईबॉल देखने के लिए मिलेगी हमें, ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन 9 to 11% है देन कंप्लीट लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगी, टंग ड्राई होगी, और एक्सट्रीमिटीज़ जो होंगी वो कोल्ड होंगी, ठीक है। वॉमिशन की बात करें, वाटर, हाइड्रोजन आयन NaKCl, ठीक है, इनका लॉस होता है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस बोल सकते हैं, ठीक है। गिवन इसमें रिंगर सॉल्यूशन देंगे या फिर NS देंगे, ठीक है। वेट, देन डायरिया अगर है तो इसमें वाटर, सोडियम, ये सब, ठीक है। इसमें बाइकार्बोनेट का लॉस होता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अब इसमें लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। अगर वॉमिशन है तो हम लोग RL दे सकते हैं, NS दे सकते हैं, लेकिन अगर डायरिया है तो फिर उसमें हम लोग लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन देंगे। मेंटेनेंस फ्लूइड की बात करें तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड which is normally required over a 24-hour period. If it is 60 ml per kg for an adult and 130 ml per kg for neonates, 130? I don't know. What is this? ठीक है। ongoing fluid loss, वोमिशन, डायरिया में देखने में लॉस ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग द वोमिशन और डायरिया एंड फीवर, 2 ml फ्लूइड लॉस ड्यू टू वोमिशन इज स्मॉल एनिमल एंड डायरिया अप टू 200 ml 2 ml होता है वोमिशन में और 200 ml हो जाता है डायरिया में। टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो होती है मेंटेनेंस फ्लूइड प्लस रिप्लेसमेंट प्लस ऑनगोइंग फ्लूइड। देन क्वेश्चन की बात करते हैं, एडल्ट में 20 kg का डॉग है, ठीक है, डिहाइड्रेशन उसमें 8% और वोमिशन 5 times, कैलकुलेटेड टोटल फ्लूइड। अब देखो रिप्लेसमेंट फ्लूइड हमने कहा था कि जितना परसेंटेज है इनटू जो उसका वेट है, ठीक है, तो 8% इसमें कितना हो गया 1.6 लीटर देंगे उसको हम लोग रिप्लेसमेंट फ्लूइड। ऑनगोइंग फ्लूइड में क्या हो गया कि 2% सॉरी 20 kg इसका बॉडी वेट है, 5 बार उसने करी है उल्टियाँ और एक बार में 2 होता है तो 2 × 2 कर देंगे, एक बार वोमिशन में 2 होता था ना लॉस, तो इसका आ गया 10, ठीक है, 200 ml। अच्छा मतलब यार क्या लिखा हुआ पागल, 10 ml नहीं आ गया, ये आ गया 200 ml, ठीक है। मेंटेनेंस फ्लूइड की बात करें तो उसमें 60, देन 60 × 20 1200, क्योंकि वॉट डिहाइड्रेशन 8%, ठीक है। देन इसको सबको प्लस कर देंगे, टोटल फ्लूइड कितना हो जाएगा 2800 + 200 3000 का टॉपिक है कीमोथेरेपी जो कि यूनिट 5 है।
इसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं अब। सबसे पहले क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़ विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल और ड्रग, ठीक है, या फिर इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डीलिंग विद द ड्रग विच सेलेक्टिवली इनिबिट और किल स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस एंड पैरासाइट्स। दिस टर्म इज ऑल्सो यूज फॉर द ड्रग ट्रीटिंग नियोप्लास्टिक डिजीजेस, ठीक है। देन सबसे पहले देखो क्या हुआ कि मैलिग्नेंट कंडीशन थी। मैलिग्नेंट पता है कि उसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होती है। आपने पैथोलॉजी में सेकंड ईयर में पढ़ा होगा कि दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैलिग्नेंट कंडीशन है, इसमें क्या होगा, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होगी जो टारगेट होगी किसके द्वारा, साइटोजेनिक कीमोथेरेपी, ठीक है, करेक्ट टर्म ये यूज़ होता है। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टारगेटेड बाई एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी, ठीक है। हमने क्या बात करी कि अगर मैलिग्नेंट कंडीशन है तो उसे बोलेंगे साइटोटोसिक कीमोथेरेपी, एंड इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं तो वो टारगेटेड जाएंगे बाई एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी। फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन से, पॉल एलरिच, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक की, ठीक है। एंटीबायोटिक जो थी प्रोड्यूस फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर द कीमोथेरेपेटिक एजेंट प्रोड्यूस बाई वेरियस स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरियल, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, एंड आर यूज टू किल और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या है कि एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं कि सोर्स इसका क्या होता है, केमिकल होता है, ओरिजिन, ठीक है। दीज आर केमिकल सब्सटेंस ईदर नेचुरल या फिर सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, दोज आर यूज टू किल और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या है, स्टैटिक इफेक्ट और एक साइडल इफेक्ट, दो तरीके का होता है एंटी माइक्रोबियल का इफेक्ट। कौन कौन सा, एक स्टैटिक इफेक्ट होता है, एक होता है साइडल इफेक्ट, ठीक है। स्टैटिक इफेक्ट की बात करें उसमें क्या होता है, इंटरफेयर करते हैं विद द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और साइडल की इफेक्ट की बात करें तो वो कॉज कर देते हैं किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टैटिक आपको पता है हमने दो तरीके की स्टेट पढ़ी होती है, एक होती है डायनेमिक स्टेट, एक होती है स्टैटिक। डायनेमिक होती है चलती हुई, स्टैटिक का मतलब होता है रोक देना, ठीक है। जहाँ आपको स्टैटिक दिख रहा है जैसे कि बैक्टीरियो स्टैटिक इफेक्ट, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, इंटरफेयर कर देता है। साइडल का मतलब है कि उसको किल ही कर देगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं पोटेंसी ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। इट इज़ डिफाइंड एज द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी पर mg ऑफ ए कीमोथेरेपेटिक एजेंट, ठीक है। पोटेंसी क्या होती है, डिटरमाइन करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ MIC मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, MBC मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन, देन MAC मिनिमम एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है। MIC क्या होता है कि मिनिमम और लोएस्ट कंसंट्रेशन होती है ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो प्रिवेंट कर देती है विजिबल ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। MIC का फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ा था कि मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो उसकी ग्रोथ और प्रिवेंट कर देगी बैक्टीरियल की ग्रोथ को, ठीक है। MBC क्या था, मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन। बैक्टीरियासाइडल हमने पढ़ा था, ठीक है। बैक्टीरियासाइडल का मतलब क्या था कि वो किल कर देता है, ठीक है। अब MBC क्या होगा कि ऐसी लोएस्ट कंसंट्रेशन एंटी माइक्रोबियल एजेंट की जो किल कर देगा 99.9% बैक्टीरिया को। MAC क्या था, मिनिमम, कहाँ गया भाई, मिनिमम एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है। तो MAC की डेफिनेशन क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटीबायोटिक ड्रग दैट रिड्यूसेस ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट की बात करें तो ये क्या होता है, PAE बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी हम जनरल कीमो की बात कर रहे हैं, जब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे ना पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स को, तब उसमें ये टर्म यूज़ होंगे, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेस है ये, ठीक है। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट की बात करते हैं तो PAE जो होता है इसमें क्या होता है, टू डिटरमाइन द इंटरवल ऑफ डोजिंग, ठीक है। इसमें होता क्या है, इट इज़ द परसिस्टेंट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड आफ्टर ब्रीफ रेस्पॉन्स ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग, ठीक है। क्या हुआ कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि परसिस्टेंट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, मतलब जो एंटी माइक्रोबियल हमने किसी को एंटी माइक्रोबियल वो ड्रग दिया तो उसका ड्रग का इफेक्ट जो है वो परसिस्टेंस है, उस चीज़ को बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले बताती हूँ, हमने किसी एनिमल को एंटी माइक्रोबियल ड्रग दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगर वो रिकवर कर गया या कुछ भी हुआ, उसके बाद क्या होता है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो परसिस्टेंट रहता है उसका इफेक्ट, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, ठीक है। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट इज़ द परसिस्टेंस ऑफ द एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल ड्रग, ठीक है। डिपेंड करता है हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। एंड देन बाईफेजिक इफेक्ट और ईगल इफेक्ट की बात करें तो ईगल इफेक्ट किसने दिया था, हैरी ईगल ने, ठीक है। बाईफेजिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि एट लो डोज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ये लाइसिस करा देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और हाई डोज की बात करें तो डज नॉट कॉज लाइसिस, ठीक है। बाईफेजिक नाम से पता चल रहा है कि दो तरीके के इफेक्ट होंगे इसमें, ठीक है। लो कंसंट्रेशन पे या फिर लो डोज पे ये लाइसिस करा देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और अगर हाई डोज है तो फिर लाइसिस नहीं कराता है, ठीक है। देन हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे, क्या थी कि ओनली थेरेपेटिक इफेक्ट नॉट साइड इफेक्ट और नॉट सेकेंडरी इफेक्ट, ठीक है। सिर्फ थेरेपेटिक इफेक्ट की बात करेंगे हम लोग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट में, कोई साइड इफेक्ट या फिर कोई भी सेकेंडरी इफेक्ट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। बाईफेजिक हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या था कि लो डोज पे लाइसिस करा देगा, हाई डोज पे नहीं कराएगा।
क्या पढ़ा हमने कि इट इज़ अ फिनोमेना इन विच एट लो डोज ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट अगेंस्ट सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस लाइसिस एंड हाई डोज पे क्या होता है, डज नॉट प्रोड्यूस एनी लाइसिस, ठीक है। देन हम बात करते हैं बाईफेजिक इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अभी हम लोग इसकी काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसके अंदर सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन ये सब आती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में, ठीक है। और हमें इसमें ये बताएगा कि बाईफेजिक रेस्पॉन्स जो कि क्या था कि लो डोज पर लाइसिस करा देगा, हाई डोज पर लाइसिस नहीं कराएगा, ठीक है, हेनरी ने दिया था। देन ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक शो करती हैं। अब कीमोथेरेपेटिक इंडेक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये रेशियो होता है टॉक्सिक डोज लेवल टू द थेरेपेटिक डोज लेवल, ठीक है। टॉक्सिक बाई थेरेपेटिक डोज लेवल को अगर रेशियो में कर देंगे तो उसे बोलेंगे कीमोथेरेपेटिक इंडेक्स। व्हेन थेरेपेटिक इंडेक्स इज हाई इट इज़ गुड। वाओ, हमें क्या याद रखना है कि जब थेरेपेटिक इंडेक्स ज़्यादा है तो वो गुड है, ठीक है। सेफ क्या है 40, 400 टॉक्सिक बेटर, 40, 100 लेस बेटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है। इसमें क्या है कि थेरेपेटिक एजेंट शुड बी सिलेक्टिव टॉक्सिक, ओनली शुड अफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैंसरस सेल, नॉट अफेक्ट द होस्ट सेल, ठीक है। सिलेक्टिव टॉक्सिक होना चाहिए कि मतलब ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करे, ना कि होस्ट के सेल को या फिर, ठीक है। देन कीमोथेरेपी मस्ट बी rational and need to be supported by microbiological diagnosis to identify pathogenic organism. फिर क्या है कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ पैथोजन इंक्लूडिंग इट्स सेंसिटिविटी, ABS एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, ठीक है। देन सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट ड्रग बेस्ड ऑन द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पेशेंट फैक्टर एंड ड्रग फैक्टर। देन नेक्स्ट क्या है कि ड्रग यूज इन प्रॉपर टाइम बाय प्रॉपर रूट एट अप्रोप्रिएट डोज रेट एंड फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन। क्या क्या बताइए कि ड्रग को हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉपर टाइम, प्रॉपर रूट, डोज रेट प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट फॉर सफिशिएंट पीरियड एंड एट अ साइट ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी important. Specific and appropriate supportive therapy should be undertaken to overcome the infection. अब क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। इसकी बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड फैक्टर होंगे, फिर पेशेंट रिलेटेड फैक्टर होंगे, फिर होंगे ड्रग रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले जो पॉजिटिव एजेंट वो, फिर पेशेंट जो अफेक्टेड है वो, फिर जो ड्रग हम लोग देंगे उसको बचाने के लिए वो, ठीक है, उससे रिलेटेड फैक्टर देखेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहले आता है क्लिनिकल डायग्नोसिस, सेंसिटिविटी टेस्टिंग, कॉम्बिनेशन थेरेपी, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ एन इन्फेक्टिव डिजीज। Selection of an antimicrobial agent is based on the microbiological culture sensitivity testing. Then selection of an antimicrobial agent is also based on the experience like use of combination therapy. अब पेशेंट रिलेटेड फैक्टर की बात करें, इसमें आता है एज, जेंडर, बॉडी वेट या फिर इम्यून सिस्टम। एग्जाम्पल एज की बात करें, क्लोरमफेनिकोल जो होता है उसको हम लोग कभी भी न्यू बॉर्न या फिर यंग एनिमल में नहीं देते, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर देगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम करा सकता है, एज कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ क्लोरमफेनिकोल इज नॉट अकरिंग इन यंग एनिमल एंड इट गेट डिपॉजिटेड, ठीक है। देन हाँ, कॉन्ट्राडिक्टेड क्या मतलब, OTC देंगे हम लोग, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ओवर द काउंटर ड्रग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉट गिवन इन यंग एनिमल्स और चिल्ड्रन, एज ये भी डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है, बोन इन टीथ में डेवलपिंग में, ठीक है। ये करा देगा डिस्कलरेशन एंड वीकनेस ऑफ बोन। देन हम लोग बात करें अमीनोग्लाइकोसाइड्स की, तो इसमें कभी भी हम लोग हाई डोज या फिर फुल डोज नहीं देंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स इन ओल्ड एनिमल। ये इट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी एज रीनल एलिमिनेशन, या फिर रीनल फंक्शन नहीं हो पाता है अच्छे से, ठीक है, डिक्लाइन कर देता है ओल्ड एज पे, ठीक है। मतलब पुअर सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी फंक्शनिंग थोड़े वीक हो जाते हैं, ठीक है, इतने अच्छे से बॉडी काम नहीं करती है, तो रीनल जो एलिमिनेशन का फंक्शन होता है या एक्सक्रीशन का वो इतना प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, तो एज के साथ ये कम हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर इसमें टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसलिए नहीं देती है ड्रग, ठीक है। नाउ फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ लीवर एंड किडनी की बात करें, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट विद low margin of safety must be used very carefully when the renal and hepatic function are defective, ठीक है। जब किडनी या फिर लीवर से रिलेटेड चीज़ें होंगी तो फिर हम लोग जो लो सेफ्टी मार्जिन के जो ड्रग्स होते हैं उनको बहुत ही केयरफुली यूज़ करेंगे, ठीक है। नाइलिडाइसिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, एम्फोटेरिसिक वी नॉट एडमिनिस्टर्ड इन रीनल डिसफंक्शन, ठीक है। इरिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लोरमफेनिकोल हो गया, रिफामाइसिन हो गया, ये हम लोग लीवर डिसफंक्शन में नहीं देंगे। देन होस्ट डिफेंस स्टेटस की बात करें, एंटीबायोटिक जो होती है दो तरीके की होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल।
बैक्टीरियोस्टेटिक जो होता है पेशेंट गिवन इन पेशेंट विद नॉर्मल डिफेंस स्टेटस, और जो बैक्टीरियोसाइडल होती है जो किल कर देगी बैक्टीरिया को, वो हम लोग कब देते हैं जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एनिमल होता है. बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग आर यूज्ड इन पेशेंट विद नॉर्मल डिफेंस स्टेटस, बट बैक्टीरियोसाइडल जो होता है यूज़ करते हैं यहाँ पे इम्पेयर्ड डिफेंस सिस्टम होता है. प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की बात करें, अवॉइड करेंगे एंटीबायोटिक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि क्या होता है कि ये प्लेसेंटर बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है, जो कि फीटल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ डेवलप होएगा फिर फीटस. देन मोस्ट ऑर्गेनोजेनेसिस अकर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसलिए हम लोग इसको इट इज़ बेटर टू अवॉइड ऑल एंटीमाइक्रोबियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिकॉज दे कॉज फीटल एबनॉर्मलिटीज़, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया, फ्लोरोक्विनोलोन हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स आ गया, ये टेरोटोजेनिसिटी करा देते हैं. पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन जो हो गए एंड सम सेफेलोस्पोरिन्स कैन बी सेफली यूज इन प्रेग्नेंट एनिमल इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है. देन क्लोरमफेनिकोल एंड आइवरमेक्टिन जो होते हैं उनको हम लोग नहीं देते किसमें, मिल्च एनिमल में, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ हजार्ड करा देते हैं, ठीक है. कौन कौन से, क्लोरमफेनिकोल और आइवरमेक्टिन. ड्रग एलर्जीज एंड आइडियोसिंक्रेसी, इफ देयर इज एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन फॉर एन एनिमल अगेंस्ट सम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट द ड्रग शुड नॉट बी गिवन टू द एनिमल, ठीक है. देन एग्जाम्पल, पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है लाइफ थ्रेटनिंग सीवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस इन मैन एंड समटाइम इन एनिमल. aminoglycosides, erythromycin, sulfonamides and trimethoprim are not given to the patient जो एलर्जिक जिनमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, ठीक है. इंडिविजुअल जेनेटिकली डिफिशियंट इन glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme when treated with fluoroquinolones and sulfonamides may suffer with the hemolysis, ठीक है. जिनमें ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase enzyme नहीं होता है उनमें ये चीज़ें हो सकती हैं. प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस टिश्यू ब्रेकडाउन प्रोडक्ट. Local wound clean till little blood come to ensure proper cleaning. Blood, pus, tissue breakdown product interfere with the efficiency of many antibacterial microbial agents जैसे सल्फोनामाइड हो गया, नाइट्रोफ्यूरेंस हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गया. वेल पेनिसिलिन जो होता है सेफ होता है इन केसेस में, ठीक है. DCR क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म में देते हैं, डाइसिट्रेसिन पेनिसिलिन, मोस्ट पस फॉर्मेशन ओपन वाउंड में देते हैं, ठीक है. देन ड्रग रिलेटेड फैक्टर क्या, सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखेंगे, ठीक है, टुवर्ड द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. फिर टाइप ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देखेंगे, बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है. फिर एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम देखेंगे, ब्रॉड है या नैरो है. फिर कॉम्बिनेशन देखेंगे, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोसाइडल प्रोड्यूस करेगा. फिर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखेंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोस्टैटिक प्रोड्यूस एडिक्टिव इफेक्ट, ठीक है. साइडल जो होता है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, स्टैटिक होते हैं एडिटिव इफेक्ट देते हैं, और साइडल और स्टैटिक को करेंगे तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देंगे, ठीक है. देन कीमोथेरेपी, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट देने पर फॉर सेलेक्टिव ट्रीटमेंट, नेचुरल सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऐसा हो सकते हैं. स्पेसिफिक पावरफुल बायोअवेलेबिलिटी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट इन एक्शन. एंटीमेट्रल एजेंट की बात करें, एजेंट दैट इनहिबिट करता है सेल वॉल सिंथेसिस को, डिपोलराइज करता है सेल मेम्ब्रेन को, इनहिबिट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिट करेगा न्यूक्लिक सिंथेसिस, मेटाबॉलिक पाथवेज को. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट की बात करें, मोस्ट पैथोजेनिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एनवायरमेंट फैक्टर ड्रग रिलेटेड होते हैं पेशेंट फिजिकल, ठीक है.